PTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, पेपर फर्स्ट 4 जनवरी 2022 के ईवीएस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ये हमारी NCERT 5 क्लास की बुक में वर्णन है कि खतरे में, जंतु खतरे में, तो मगरमच्छों को मारा जाता है। किस लिए? स्किन के लिए, उनकी त्वचा के लिए मारा जाता है। देखें, मगरमच्छ जो होता है 30 से 40 वर्ष इसकी उम्र होती है लगभग, और ये रेप्टाइल वर्ग, सरीसृप वर्ग का जंतु होता है। जूते, हैंडबैग, बेल्ट, पर्स, फर्नीचर आदि बनाने के लिए मगरमच्छ की त्वचा का उपयोग किया जाता है और शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। अच्छा, मगरमच्छ के रिजर्वेशन के लिए बोले तो रिजर्व के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के चंबल नदी पर अवस्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अच्छा बात यदि खुशबू के लिए करेंगे तो खुशबू के लिए तो मृग जो कस्तूरी हिरन होता है उसको मार दिया जाता है। सींगों के लिए जो बारहसिंगा होता है मार दिया जाता है। अच्छा, दांतों के लिए हाथी के दांत जो होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ हमारा उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो बोड़ा साहब असम में। कहाँ? असम में पाया जाता है बोड़ा। ये हमारा असम। ठीक है, तो बोड़ा जो है ना असम में मुख्य रूप से, असम के कोकराझार, बारपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, धुबड़ी, दरदंग और कामरूप जैसे ज़िले में पाया जाता है। इसे ना वहाँ असमिया मुलायम चावल भी कहा जाता है, जिसका बॉटनिकल नाम होता है ओरिजा शांतवा। ओरिजा शांतवा। और पश्चिम बंगाल में यदि बात करें, उड़ीसा से सटा हुआ है। और असम वगैरह तो आप जान लिए मुख्य रूप से। और पश्चिम बंगाल, वहाँ पर इस चावल का 40% उत्पादन जो है ना रखा जाता है रिजर्व। तो खैर चलिए, हमारा उत्तर बोड़ा चावल ये असम हो जाएगा, चिपचिपे प्रकार का चावल। अगला प्रश्न है हमारा, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। आप देखे होंगे सूखी त्वचा जो है ना एकदम से चहक सी जाती है, खिल सी जाती है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस का इस्तेमाल करते हैं। गुलाब जल वही साहब मार्केट में जो मिलता है अक्सर जो है ना मोर मेहरारू जो है ना अक्सर यूज करती है गुलाब जल। ठीक है साहब। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा विटामिन सी जो है ना नींबू का रस, वो हमारे जो है ना शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। झुर्रियाँ पड़ता है तो भी जो है ना नींबू का रस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी। ये देखिए, ये सनबर्ड, क्या? सूर्य पक्षी, सनबर्ड। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला, लटकता हुआ घोंसला। दोस्त, इसी को सकड़ खोड़ा कहा जाता है। सकड़ खोड़ा, पर्पल सकड़ खोड़ा पक्षी है ना। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों वगैरह का चीथड़ा। अच्छा, इसमें तार वगैरह यदि मिल जाए, ऑप्शन में तार भी रहता है, रुई भी रहता है, कपड़े इत्यादि, तो वो कौवा का घोंसला होगा। हाँ जी।
आगे देखिए ये कौवा हो गया, बारबेट है भारतीय रॉबिन यानी इंडियन रॉबिन। ये जो सकड़खोड़ा होता है लटकता हुआ घोंसला, आपसे पूछा भी है, सन बर्ड, सकड़खोड़ा, पर्पल। इसके जो घोंसले होते हैं उसमें पेड़ की छाल के टुकड़े भी पाए जाते हैं। कपड़े का चिथड़ा तक पाया ही जाता है, मकड़ी के जाले भी पाए जाते हैं। और कौवा जो होता है ना, उसके घोंसले की यदि हम बात करें तो घोंसले में लोहे का तार, आप देखिएगा ऑप्शन में यदि लोहे का तार रहेगा तो कौवा मारना है। और कौवे के संदर्भ में याद रखें, पेड़ का जो ऊंचा डाली होगा सबसे ऊंचा, वहाँ जो ऊंची टहनी होगा उस पे घोंसला बनाएगा। और कोयल आप जानते हैं घोंसला नहीं बनाता है, कोयल क्या करता है, कौवे के ही घोंसले में अंडा दे देता है ना। और चील के संदर्भ में याद रखें, चील जो होता है ना, वो उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ है उस पर घोंसला बनाता है, उस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है। और कौवा क्या, कोई भी पेड़ उसकी ऊंची टहनी पर, डाली पर घोंसला बनाता है। यह हमारा उत्तर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, अर्थात यात्री का नाम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR। ये रिकॉर्ड रखता है उस व्यक्ति से संदर्भित, सफ़र करने वाला जो यात्री है उसके संबंध में। PNR जो होता है, PNR नंबर, बुकिंग स्टेटस जो है ना, इससे जाना जा सकता है। टिकट कंफर्म है या वेटिंग लिस्ट में है, हाँ। और कोच यानी बॉगी, सीट नंबर, किराए की जानकारी, ये सारी जानकारी भी मिलती है। PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड नहीं होगा, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, उससे संबंधित सारी जानकारी। B नंबर हमारा उत्तर सर्वशुद्ध होगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वलियम्मा। क्या कहते हैं? वलियम्मा। माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। और अमुम्मा, क्या? अमुम्मा, अपनी माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं अमुम्मा, अमुम्मा। और ये मलयालम आप जानते हैं केरल की मातृभाषा होती है, केरल की भाषा है मलयालम। केरल द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत मलयालम। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और अमुम्मा जो होता है वो नानी को, माँ की माँ को कहते हैं। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। चलिए 1 नंबर हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक केरल में है? तो केरल में साहब क्या हो जाएगा? कोझिकोड, वलसाड, उडुपी, मालाखेड़ा। कोझिकोड केरल में है, कोझिकोड। कालीकट बंदरगाह, कालीकट जो था पुराना नाम, मालाबार तट पर है, केरल राज्य में यह एक शहर है कोझिकोड। ठीक है जी। यदि वलसाड की बात करें तो ये गुजरात में, कहाँ? गुजरात में। चलिए हमारा वलसाड गुजरात हो गया और कोझिकोड केरल हो गया। B नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़, तो खेजड़ी पेड़ राजस्थान, खेजड़ी पेड़ आ गया, खेजड़ डली गांव राजस्थान। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों जानवरों की बहुत देखभाल, भारत में यह गांव है, तो क्या है? खेजड़ी, राजस्थान में। खेजड़ी पेड़ जान तो रहे हैं ना, राजस्थान के जोधपुर ज़िले में खेजड़ी नामक पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे पानी की कम आवश्यकता होती है। इसका छाल जो होता है दवाई बनाने के काम में आता है।
इसकी फलियां जो होती हैं ना वो सब्जी बनाने के काम में आती हैं। इसके पत्ते वगैरह मवेशी खाते हैं। बच्चे इसकी छाँव में खेलते हैं। इसकी छाँव में फसल उपजाए जाते हैं। इसकी पेड़ में कीड़े नहीं लगते हैं। है ना कल्प वृक्ष। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके के लिए एक इच्छा पूर्ति वृक्ष खेजड़ी खेजरडली गांव। आप जानते होंगे कौन? बिश्नोई समाज। राजस्थान में अमृता बिश्नोई जो हमारा चैप्टर है, अमृता बिश्नोई। तो अमृता बिश्नोई एवं उनके अन्य साथी वगैरह पेड़ से चिपको आंदोलन की ही तरह वही सुंदरलाल बहुगुणा। और लेडीज में, महिलाओं में कौन? लेडीज में, महिलाओं में क्या नाम था उसका? गौरा देवी। कौन? लेडीज में यदि बात करें तो गौरा देवी। 1972-73 में उत्तराखंड के चमोली में गोपेश्वर नामक स्थान से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट वगैरह तो ये सब थे। और लेडीज़ में बात करें तो 1974 से जुड़ गई थी लेडीज़ वगैरह भी। वनों को नहीं काटने देंगे, है ना, गौरा देवी याद रखना है। तो उसी प्रकार खेजड़ी पेड़ एवं अन्य पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में अमृता बिश्नोई ने संकल्प लिया और यह कार्य किया। खेजड़ी पेड़ तो याद रखिए, पूछा गया है बिश्नोई समाज, बिश्नोई जनजाति, राजस्थान। और अमृता किस लिए फेमस है? यू नो वेरी वेल। ठीक, चिपको आंदोलन की ही तरह। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ सी नंबर उत्तर हो जाएगा। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होती है? सबसे बूढ़ी मादा हथनी। नर तो होता ही नहीं है। 14-15 वर्ष की उम्र में नर झुंड छोड़ देते हैं। लगभग 100 से 150 केजी पत्तियाँ खा जाते हैं। हाँ जी, तो 100 से 150 केजी पत्तियाँ एवं टहनियाँ खा जाते हैं औसतन। और वजन की बात करें तो 3 महीने के हाथी का वजन 150 से 200 केजी। बोले तो 1.5 से 2 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल में 100 केजी। अच्छा, कीचड़ में क्यों लेटते हैं? तो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। कान से यानी हवा भी करते हैं। सूंड से पानी वगैरह। इनको इनके गजदंत के लिए मार दिया जाता है। अच्छा, 14-15 वर्ष की उम्र में जो नर होता है, मोर मर्दवा वाला हो, तो छोड़ देता है झुंड। बात बुझे? अब कुछ बच्चा होता है ना, तो मादा ही ना बचा 14-15 वर्ष की उम्र के बाद। क्योंकि नर तो छोड़ देते हैं झुंड। कहाँ चल जाते हैं? मोर मेहरारू तराश करने के लिए। हाँ, अच्छा, और आगे बात करें यदि हम, तो सबसे बड़ी बूढ़ी मादा फीमेल वाली जो हथनी होगी वही लीडर होगी। चलिए आगे बात करें तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, मादा वाली। ठीक। अच्छा, एक बात तो छूट रहा है, 2 से 4 घंटे मात्र सोते हैं। कहा जाता है कि ज़्यादा वजन होने के कारण, ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये ज़्यादा सोते हैं। जी नहीं, 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं मात्र। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है तो बेकिंग करके, पकाना। बेक मीन्स क्या होता है? हिंदी पकाना, बेक करना। याद रखें, पकाना, तपाना। सर्च करिएगा डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में आप जानते हैं पके हुए बर्तन को टेरिकोटा कहा जाता था, है ना। जो काली मिट्टी होती है, कड़िया मिट्टी, और सफ़ेद मिट्टी जो पौंड्रा मिट्टी कहलाती है, बर्तन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इसमें भी काली मिट्टी कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है, तो उसका उपयोग, काली मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है बर्तन बनाने के लिए। यहाँ हमारा उत्तर 1 नंबर, बेक करना, पकाना, तपाना।
70। पौधों का वह भाग जो दांत दर्द, लीजिए दांत दर्द हो गया, आए क्या हो जेठ सासों के हो गया। चलिए तो लौंग देन दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। लौंग का उपयोग दांत दर्द दूर करने के लिए, लौंग में एनाल्जेसिक कंपोनेंट होता है, एनाल्जेसिक कंपोनेंट होता है, दांत के आसपास के सूजन को कम कर देता है, आराम दे देता है। और लौंग में विटामिन सी भी पाया जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। और WBC को बढ़ाना है यदि तो लौंग चबाइए साहब, शरीर के संक्रमण से भी लड़ने में मदद करेगा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा करके। और लौंग उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश उसमें पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक यदि बात करें तो इंडोनेशिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। लीजिए एकदम रसोइये बना देगा ताज होटल का। सबसे पहले तो आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, गोलियाने बनाते हैं, ये ननकी माँ गोलियाँ बनाओ ना बोलते हैं ना, तो गोलियाँ यानी लोइयाँ, और लोइयों को फिर बेलते हैं, फिर आग पर पकाते हैं। तो 1 नंबर हमारा क्रम हो जाएगा, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाना। अरे पहले गूँथिएगा तब ना, गूँथना दूसरे सीरीज में होगा बताइए तो। छोटी लोइयाँ, फिर वही बात है, आटे को बेल कर आटे की लोई बना आग पर पकाना। और वो कहाँ गया गूँथना, गूँथना भी तो है। आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना ली, उल्टा सीरीज हो गया, गलत बात है। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्राएं और भावनाएं, ठीक, नृत्य में प्रदर्शित करती हैं। तो क्या प्रदर्शित करती हैं साहब? हमारा भावनाएं, हमारी फीलिंग्स को दिखाती हैं। नाच कैसे कैसे 3 क्लास की NCERT नोट्स में है ना, नाच की मुद्राएं, भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। तो फीलिंग्स, जैसे कथकली देख लें, जैसे वो भारतनाट्यम वगैरह देख लें आप, होता है ना साहब। और ये एक्टिंग करते हैं, अभिनय वगैरह। तीसरा अंग नृत्य है, भाव लय दोनों का सुंदर समावेशन होता है, नेत्र के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से, भौं, हस्त आदि द्वारा, हाथ आदि द्वारा, पैर एवं शरीर के विविध अंगों के संचालन के द्वारा हमारी फीलिंग्स पता चलती है ना साहब। जैसे भारतनाट्यम वगैरह, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, छऊ, ओडिशी जो नृत्य होता है, मणिपुरी नृत्य, मोहिनी अट्टम, कथकली वगैरह है ना साहब। चलिए हमारा यहाँ पर भावनाएं हो जाएगा, नृत्य प्रदर्शन, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। मेन क्या है, हम जो कर रहे हैं एक्टिंग वो प्रदर्शित न करेंगे, B नंबर। नृत्य के संदर्भ में भी हमारा वीडियो बना हुआ है, कौन से नृत्य कहाँ। 74, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं? TLM मटेरियल से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। अब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए क्या, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, संकेत, हाथों के इशारे वगैरह, थ्रू साइन लैंग्वेज के माध्यम से। देखिए विजुअल इम्पेयरमेंट है और लिसनिंग इम्पेयरमेंट है, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो वे इशारों से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीख पाएगा। मातृभाषा के माध्यम से भला सुन थोड़े पा रहा है। स्थानीय भाषा, ब्रेल के माध्यम, ब्रेल लिपि क्या, ये तो दृष्टि बाधित के लिए ना है, दृष्टि बाधित, आँख से दिव्यांग हैं, सुन तो सकते हैं ना। खैर जो भी हैं, तो बेहतरीन क्या होगा, सांकेतिक भाषा। यहाँ बोलना नहीं कह रहा है और सुनना नहीं कह रहा है, देख तो रहा है ना साहब। तो जब देख नहीं पाएगा तब ना ब्रेल लिपि, फ्रांस का लुई ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट के माध्यम से, जिसमें मोटे गत्ते पर 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं, तब ना हम जाएंगे। चलिए हमारा यहाँ पर उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है आप समझ चुके हैं, हाथों के संकेत, हाव भाव, चेहरे की भाव भंगिमा, शरीर की भाषा, एक्सप्रेशन, फीलिंग को प्रकट करते हैं, है ना। और सांकेतिक भाषा दिवस ना 23 सितंबर को मनाया जाता है, सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है, अलग है, नदी, पर्वत, झील, तालाब, झरना। अब देखें
पर्वत। बताइए मुझे एक बात कि नदी में पानी होता है ना, नदी में पानी होता है, झील में भी पानी होता है। ये देखिए झील में पानी, नदी में पानी, झील में भी पानी, ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी। झरना में भी पानी होता है, झरना में। पर्वतों में पानी होता है। पर्वत तो एक रास्ता है पानी गिरने का, पानी निकलने का। हाँ, पर्वत तो एक रास्ता है। जैसे उत्तराखंड के गंगोत्री से यदि हम बात करें, क्या निकलती है? गंगा। अब आप कहिएगा कि उसमें पानी समाया हुआ है, ये सब वाटर का बॉडी है, वाटर निकाय है, जल संचयन इसमें होता है, लेकिन इसमें ये रास्ता है, तो ये अलग होगा हमारा बी नंबर, अलग जो हो जाएगा, है ना साहब। चलिए, ये सभी जल के स्रोत हैं, है ना। पहाड़ में किसी प्रकार का जल का संचयन नहीं होता है, कलेक्शन वाटर का। तो हमारा उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है, आइए पेडागोजी में प्रवेश करते हैं। ये तो कंटेंट हो गई, याद रखने वाली बातें, उसके चीज़ें। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड बोले तो प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, बच्चे जिसमें सक्रिय ज्ञान निर्माता होंगे, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करवा करके, यानी हस्तपरक गतिविधि करवा करके बच्चा करेगा, करके सीखेगा। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेगा या टीचर ही सर्वे सर्वा होगा। शिक्षक जो कहेगा वही सही होंगी, किताबें जो कहेंगी वही सही होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए देखते हैं। विकल्प संख्या 1 है हमारा क्या, कि स्कूल में विद्यार्थी के जीवन को स्कूल के बाहर उनसे जीवन से जोड़ना, यानी कि किताबी ज्ञान को, चार दीवारी के ज्ञान को एक्सटर्नल वर्ल्ड से लिंक कराइए। 1 नंबर सही है। रटने को हतोत्साहित करना, देखिए रट्टा मार को बढ़ावा नहीं देना। हतोत्साहित का मतलब डिस्कवरेज करना, रट्टा मार को नहीं बढ़ाना, डिस्कवरेज करना। रटंत विद्या को प्रोत्साहित नहीं दिया है, एनकाउरेज, यहाँ हतोत्साहित दिया है, इसलिए सही होगा ना दोस्त। बुझ ले हमार भाई बा और बहन जी, बात बुझियो। कुछ है जो यहाँ सीखने के लिए किताबी ज्ञान शिक्षा से प्रस्थान करना, यानी किताबी ज्ञान से प्रस्थान करके बाहरी दुनिया में चले जाना। सी भी तो सही है, किताबी ज्ञान से प्रस्थान। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे एकदम किताबी कीड़ा रहता है, बाहरी दुनिया का कोई जानकारी है नहीं, तो उससे प्रस्थान कितनी बेहतरीन बात है। डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग, बुकिश किताबी कीड़ा। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, सीमाएं अर्थात एक बाउंड्री बना देना, बच्चों के एक सीमित दायरे में सीमा बांध देना, सीमित दायरे में बंद कर देना। क्यों होगा डी नंबर विकल्प? डी नंबर ABC, जो कि हमारा C नंबर विकल्प में है, होगा ना बेहतरीन उत्तर हमारा। किताबी ज्ञान से जोड़ना, रट्टा मार को बढ़ावा नहीं देना, बोले तो हतोत्साहित करना, निरुत्साहित करना, नॉट प्रोत्साहित। तब ना ज्ञान का सृजन होगा। बच्चे परिवेश से जुड़ेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, विभिन्न विभिन्न स्रोतों से सीख पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे। खोजी होता है बच्चा, मौलिक चिंतन होती है बच्चे में, सक्रिय ज्ञान निर्माता। और प्याजे महोदय ने तो कहा ही कि बच्चे नन्हे अन्वेषक यानी वैज्ञानिक। चलिए साहब, डी नंबर यानी घर समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, स्कूल वगैरह में सीमा, बाउंड्री दे देना, लिमिटेशन तो नहीं होगा हमारा, बाउंड्रीज दे देना। सी विल बी द बेस्ट पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 77। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर 1 to 5 वगैरह पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकता है, क्यों सिखाते हैं ईवीएस? चलिए, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर, देखिए बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली दिख रही है ना, बच्चे भगवान हैं, बच्चे ही सर्वे सर्वाएं, उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, ना कि डिसिप्लिन में, अनुशासन में बांध के रखिए। विद्यार्थी को आकर्षित करना, 1 नंबर बिल्कुल सही। बी नंबर, अच्छा ये बी है, बी सही है। 1 नंबर विकल्प, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन के लिए प्रोत्साहन देना, यानी स्वयं, स्वक्रियाशीलता, लर्निंग बाय डूइंग। स्वयं बच्चा करेगा, करके सीखेगा, हस्तपरक गतिविधि। 1 नंबर कितना पॉजिटिव है, बच्चा सक्रिय है, तभी तो स्वयं
सी, विद्यार्थियों के सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, यानी बच्चे क्या प्रतिभागी यानी बराबर के पार्टनरशिप हैं सीखने के लिए। ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ज्ञान के एक निश्चित खुराक के उपयोगकर्ता प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है। निश्चित डोज यानी निश्चित इसी विधि से जो है ना हल कीजिए किसी प्रश्न को, तो ऐसा नहीं कह तो रहा है, ऐसा नहीं। कितना पॉजिटिव विकल्प है हमारा, ऐसा नहीं। ज्ञान के एक निश्चित, बोले अभिसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन, खुले अंत वाला और रूढ़िवादी, मुक्त सिरे वाला, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, विविधता को प्रोत्साहन देना, समरूपों का इस्तेमाल करना, समरूपों को सुसाधित करना। सी भी दमदार। निर्धारित पाठ्यपुस्तक, जो पाठ्यपुस्तक है ना वो एकमात्र आधार है। क्यों? बाहरी दुनिया से नहीं सीखेगा, तो डी गलत हो गया, ए बी सी 1 नंबर विकल्प हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है दोस्त? चलिए 1 नंबर, कक्षा 3 और 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। बिल्कुल दमदार उत्तर, 1 नंबर। एकीकृत करता है, इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाता है। कितना पॉजिटिव विकल्प है। 1 क्लास और 2 क्लास में ईवीएस नहीं चलती है दोस्त, याद रखें। उसे गणित एवं भाषा के विषय के माध्यम से एकीकृत करके शिक्षण दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन हमारे समाज से जुड़ा हुआ, ये कोई अलग विषय नहीं है। और आप और समझें कि एनसीएफ 2005 एकीकृत शिक्षा के रूप में एडवोकेटिंग करता है, वकालत करता है ईवीएस। और समझें शुरू के दिनों में एनसीएफ 2005 के पहले क्या इतिहास, भूगोल, नागरिक अलग अलग विषय चलती थी ना, एक कर दिया गया एकीकृत, इंटीग्रेट, और नाम दिया गया ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज, और उसी में सारी बुकों को भी जोड़ दिया जाता है, एकीकृत, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। वही जॉन डीवी वाला, जॉन डीवी समावेशी शिक्षा की आधारशिला जिन्होंने रखी थी, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी, जॉन डीवी। और आगे बात करें, एकीकृत जो हाशियाकृत बच्चे होते हैं ना, मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड, जो अपवंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, डिप्राइव्ड चाइल्ड, जिनके साथ भेदभाव होता है, एकीकृत, तो उन्हें एकीकृत शिक्षा में, समावेशी कक्षा में साम्यता देनी चाहिए, इक्विटी, समानता के साथ साथ साम्यता। तो उत्तर साम्य मारेंगे, साम्य, इक्विटी। क्यों दोस्त? बात इतनी सी ही है, जब दिव्यांग है बच्चा, उनके लिए बैसाखी, व्हील चेयर, बच्चा दृष्टि बाधित है तो उन्हें सीडी प्लेयर वगैरह, बच्चा यदि दृष्टि बाधित है तो उन्हें 3D मटेरियल, दिक् स्थानीय समझ, 3D 3 डायमेंशन वाली त्रिविमीय वस्तु, मूर्त वस्तु जिसे छू सके बच्चा, उनका प्रयोग करवाइए जो उभड़े हुए हों। चलिए 1 नंबर हमारा दमदार विकल्प होगा। बी नंबर 1, 2 में है साहब, 1, 2 में तो चलती ही नहीं है। सी नंबर इस तो औपचारिक है, फॉर्मल, अनौपचारिक रूप में आप दे सकते हैं। डी एकल विषय पर आधारित है, जिनगा जिनगी, अस्कल्ला अस्कल्ली, सिंगल सब्जेक्ट, गलत बात, 1 नंबर उत्तर। अगला प्रश्न हमारा, ईवीएस की कक्षा में किस एक को कम किया जाना चाहिए? किस एक को कम किया जाना चाहिए दोस्त? क्या हो जाएगा? विवरण, डिस्क्रिप्शन, अर्थात बच्चों को स्वतंत्र रूप में डिबेट्स में, चर्चाओं में शामिल होने दीजिए। चित्र पठन, चित्र वगैरह, जैसे प्रदूषित जल या प्रदूषण चैप्टर रहता है, कितनी तस्वीरें किताबों में बनी होती हैं, तरह तरह की तस्वीरें, बच्चा चित्रों को पढ़ता है। छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, आपकी किताब ले लेता था, चित्रों को, पिक्चर को रीडिंग करता था। मम्मा खाई छै, यहाँ है देखे भैंसिया पोटी करे छै, कपड़ा धुए छै के ने, बच्चा बोलता था, है ना?
मोटरसाइकिल धुआई छे। पर्यावरण प्रदूषण चैप्टर पॉल्यूशन, उसमें चित्र जो बना रहता है, तो इसके माध्यम से भी किया जाता है ईवीएस कक्षा में। ठीक, बच्चों में बढ़ावा हो सकता है कॉन्सेप्ट का। कथा नैरेटिव्स, कथा कहानियों आदि के माध्यम से भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन, बताइए विवरण दे दिया तो बच्चे ने करके क्या सीखा, खुद भी तो करके सीखेगा, इसीलिए कम इम्पोर्टेंट है। कहता है कम इम्पोर्टेंट, मिनिमाइज्ड इन ईवीएस क्लासरूम। तो लेस इम्पोर्टेंट क्या होगा, डी नंबर, डिस्क्रिप्शन, विवरणात्मक तथ्य, विवरण वाला। ये तो वही बात हो गई, बच्चा रट्टा मार कर लेगा, है ना। इसी को हम कहेंगे क्या, लेक्चर मेथड से जोड़ दीजिए, व्याख्या विधि। व्याख्या कभी उत्तर नहीं लेगा सीटेट, गौर फरमाइएगा, लेक्चर मेथड। क्योंकि यहाँ टीचर एक्टिव होंगे और बच्चे पैसिव लर्नर, निष्क्रिय छात्र होंगे, निष्क्रिय अधिगमकर्ता। चलिए, एक नंबर हमारा, ये डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा कम महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज। तो क्या डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन, परिभाषाएं और जानकारी हैं। रोट लर्निंग, रटकर सीखना है। मेन चुनौती कह रहा है, मुख्य रूप से चुनौती क्या है, अवधारणाओं का विवरण है। विद्यार्थी के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं, विद्यार्थी को खुद से व्यक्त करने का चुनौती देना चाहिए एक टीचर को। चैलेंज किस चीज़ के लिए, अवसर। अच्छा, एक बात बताइए, आप देखिएगा, परिभाषा निगेटिव हो गया, रटकर, रट्टा मारना, रोट लर्निंग, रटंत विद्या, गलत हो। अवधारणा का विवरण आ गया ना, विवरण फिर से। डिस्क्रिप्शंस, विवरण, यानी लेक्चर में वगैरह, लेक्चर मेथड, तो ये सभी निगेटिव आपको मिल रहे होंगे। तो एक पॉजिटिव चुनिए ना, विद्यार्थी के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना। शिक्षक का कर्तव्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक बालक के रूप, रंग, व्यवहार, योग्यता, क्षमता, बुद्धि, लब्धि के आधार पर, के अनुसार सम्मान देते हुए सीखने की अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना। और यही एक शिक्षक के लिए वास्तविक चुनौती होगी, जो पॉजिटिव संदर्भ में होगा। अर्थात जो उपलब्ध नहीं हो पाता है बच्चे को, उसी में तो आपको चुनौती महसूस होगी, चैलेंज। डी नंबर, बेस्ट पॉजिटिव। आखिर अवसर देंगे तभी तो बच्चा खोजी होगा, अन्वेषक होगा, साइंटिस्ट, नन्हा अन्वेषक स्वयं खोज करेगा। तो बच्चे में मौलिक चिंतन, बच्चे में कल्पना पड़कता, आलोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चों में वैसी प्रवृत्ति डेवलप होगी, खोजी। बच्चे को खुद से व्यक्त करने का मौका दें, अपने विचार के साथ बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी, बच्चा प्रश्न करेगा और जीवन में लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोग करता नजर आएगा। यही तो चुनौती है जो कक्षा में अक्सर सामान्य रूप में नहीं मिल पाती है बच्चों को। डी विल बी द पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल हैं। उप थीम आप देखें, सबसे पहले तो 6 गो थीम, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें हम जो बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये छठा थीम हो गया। अब पहला वाला परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, उसके अंतर्गत 4 गो जो है ना उप थीम दिया है, उप प्रकरण, सब थीम, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, है ना। तो चलिए, हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा परिवार और दोस्त। ये ना, परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और मित्र, जल, कार्य एवं खेल, भोजन। अरे बाबा, उप थीम पूछ रहा है ना, उप थीम पूछ रहा है, तो उप थीम किस में शामिल है, फैमिली एंड फ्रेंड में 4 गो उप थीम शामिल है। किस में शामिल है, अरे पहले वाले में ना 4 गो उप थीम शामिल है। पूछ रहा है किस थीम में उप थीम शामिल है,
तो ये पहले वाले में समझिए क्वेश्चन को, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है। ये नहीं चुनना है कि कौन सा उपथीम है। हाँ, अब देखें उपथीम, बहुत सारे लोग ये मार दीजिएगा कार्य एवं खेल, यही तो नहीं करना है यार। आपसे ये नहीं पूछ रहा है उपथीम कौन सा है, सब थीम आपसे पूछ रहा है किस में शामिल है, तो फैमिली एंड फ्रेंड में शामिल है ए। बहुत सारे लोग गलती करेंगे इस प्रश्न को, नहीं करना है दोस्त। तभी तो DTA भागलपुर आपके साथ हर कदम हर मोड़ पर सीटेड के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना है। अच्छा, दूसरे मित्रों को भी कृपया मदद करें, शेयर करें दूसरे ग्रुप में। एक करना दियो खे देवता पितर लोग गोरे लग लूँ क्या? हाँ, अच्छा मत कीजिए, आगे बढ़िए। 82 नंबर, EVS में प्रामाणिक और सार्थक शिक्षण क्या कहता है? ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए अधिगम तभी होगा जब कहेंगे इसे सार्थक परिवेश में, मीनिंगफुल रूप में समझा गया। तो मीनिंगफुल कब होगा? सार्थक, बच्चों के संदर्भ से जोड़ा जा रहा है ना। तो चलिए, हमारा वर्णन द्वारा, वर्णन नरेटिव्स के द्वारा क्या वर्णन करेंगे? बच्चे आंखों देखा हाल भी वर्णन करेंगे। चलिए ठीक, वास्तविक संवाद, रियल डायलॉग, वास्तविक संवाद यानी कि रियल वस्तुओं से जोड़ते हुए, संदर्भों से जोड़ते हुए, बच्चों की दैनिक जिंदगी से जोड़ते हुए, तो हुआ ना रियल डायलॉग्स वास्तविक संवाद द्वारा। प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस, प्रयोग के द्वारा आ गया लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशील करना। बिल्कुल हमारा उत्तर ये भी होगा। ये तो सभी पॉजिटिव है। अच्छा, ये इसमें ना विकल्प दिया गया था, है ना दोस्त, ABC, हमारा D नंबर विकल्प में ये ऑप्शन, और ये हमारा उत्तर होगा। अब देखिए ये चौथा नंबर क्यों गलत हो गया? ये चौथा नंबर तो यहाँ पर जो है ना कहता है सही और गलत के रूप में विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर का आकलन द्वारा, यानी उत्तर, केवल उत्तर, बच्चों को सही गलत का, ये बच्चा गलत है, ये बच्चा सही है, इस विद्यार्थी का उत्तर गलत है, सही है। यार गलत सही को करना सही बात है, लेकिन बच्चे में त्रुटियों का समाधान करना चाहिए। सीखने का प्रोसेस जानने के लिए सही गलत, तब न सही होगा, जिसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहेंगे, रचनात्मक आकलन। चलिए ABC हमारा तीनों विकल्प सही होगा, D नंबर। अगला प्रश्न है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि उन्हें क्या वास्तविक जिंदगी से जोड़िए, अपने आसपास से जोड़िए, बच्चे के मातृभाषिक दैनिक परिवेश संदर्भों से जोड़िए, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, यानी इफ डिबेट्स आर कंडक्टेड अराउंड द इशू, मुद्दों के आसपास विद्यार्थियों को दृश्य श्रव्य दिखा करके, यदि शिक्षक द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया, शिक्षक द्वारा, बच्चे करेंगे तभी तो। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थी को देना, लिखिए लिखित प्रक्रिया वाली बातें। मेरा कहना है चर्चाओं में शामिल कीजिए, बहस यानी कि चर्चा में शामिल करना, डिबेट्स में शामिल करना, तो पॉजिटिव होगा ना 1 नंबर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के तहत। अगला प्रश्न हमारा, मैंने बच्चे को ना भूम कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, उनके घर के परिवेश में भी जो है, उनके नज़दीकी परिवेश में, उनसे जोड़िए, उनसे जरूर संबंधित चीज़ों से चर्चा कीजिए। अब आप देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो उससे भी तो बेहतर बच्चा जो डेली लाइफ में देख रहा है उसके साथ न संदर्भ में जोड़ करके चर्चा कीजिए, वो ना बेहतरीन होगा दोस्त। अगला प्रश्न है हमारा, EVS पाठ्यपुस्तक के अलावा EVS सीखने के लिए सबसे एक अच्छा संसाधन हो सकता है, कौन संसाधन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? तो क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, वही गूगल वगैरह, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश डिक्शनरी वगैरह, विश्वकोश। चलिए 1 नंबर हमारा, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाइए, बच्चों को नदी, तालाब, नहर, पोखर आदि का भ्रमण करवाइए, इससे वास्तविक अवलोकन होगा, कॉन्क्रीट विजुअलाइजेशन।
बच्चे अवलोकन करेंगे, क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा साधन होगा। बाग बगीचा तालाब के किनारे ले जाएंगे, प्रकृति आदि का भ्रमण करेगा बच्चा, चिड़ियाघर भ्रमण आदि। बच्चों में अवलोकन कौशल यानी कि देखने का कौशल, और देख करके बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, है ना साहब। स्थानीय ज्ञान से जोड़िए इसे। 1 नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जल थीम। देखिए थीम और उप थीम से खूब प्रश्न आए हुए हैं आपके इस बार, तो ये तो कवर करना ही है। हम तो अपनी ऑफलाइन क्लास में काफ़ी ज़बरदस्त बताए हुए हैं, है ना मित्रों, कमेंट्स दीजिएगा। चलिए, तो जल थीम, वाटर थीम जो है, इफेक्टिव लर्निंग किससे हो जाएगा, प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से। तो क्या, भूमिका निर्वाह द्वारा, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, ड्रामा प्ले, नाटक मंचन। तो बच्चों को देखा होगा बड़े गौर से देखते हैं रोल प्ले वगैरह, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा मंचन। बिल्कुल 1 नंबर सही। रियल डायलॉग अमोंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद, देखिए एकदम 100% सही होगा। चर्चाओं में शामिल करवाइए वास्तविक डायलॉग। क्या तुमने नदी को देखा है, पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है, क्या होता है। बच्चे अपनी बाढ़ विभीषिका के बारे में बच्चों की ज़िंदगी से पूर्व नॉलेज से जोड़िए। बी नंबर पॉजिटिव। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइए, बिल्कुल सही होगा, वास्तविक अवलोकन वाली बातें। डेमोन्स्ट्रेशन एंड होमवर्क, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। अब देखिए गृह कार्य, रट्टू तोता, गृह कार्य, एक शिक्षक तो उपस्थित नहीं है। गृह कार्य जो दत्त कार्य भी बोलते हैं, दिया गया कार्य, मम्मी पूरा कर देगा, होमवर्क पापा करेगा। तू जान गलो मास्टर जी, मास्टरनी जी, नहीं तो ABC उत्तर लीजिए ना, बाकी विकल्प तो आपके पास मौजूद है भी नहीं। 1 नंबर। अगला प्रश्न कहता है, EVS पाठ्यपुस्तकों में शामिल है EVS सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं। ठीक, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध एनरिचफुल सोर्स है। बिल्कुल सही बात है, समृद्ध है, एनरिचफुल गुणवत्तापूर्ण स्रोत है। जी हाँ, दादी नानी से कहानी सुनता है बच्चा। एक राजा रईस रोज पेड़ काटता था, एक लकड़हारा था, कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी गिर गई, वास्तविक घटनाओं से जुड़ा हुआ। अच्छा, दादी नानी पापा वगैरह वास्तविक घटना से भी जोड़ करके बच्चों को बताते हैं। यार कहानी, घटनाएं बच्चा चिंतन शुरू कर देता है, तो हुआ ना नन्हा वैज्ञानिक। बच्चा इमेजिनेशन करेगा, कल्पना पड़कता, बच्चे में उत्सुकता आएगी, क्यूरियोसिटी, बच्चे में मौलिक चिंतन, स्वतंत्र विचार आएंगे, बच्चा प्रश्न करेगा। हुआ ना बेहतरीन। बी नंबर भी हमारा सही। सी नंबर, वे हमें अपने अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अपने अनुभवों को, यानी दे कैन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिविजिट एक्सपीरियंस वी आर फैमिलियर विथ। हम जिनसे जुड़े हुए हैं, जिनसे परिचित हैं, जो चीज़ें जानते हैं, बच्चे भी वो फीडबैक देंगे, तो बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा। पॉजिटिव, शिक्षकों के लिए EVS शिक्षण शास्त्र को आसान देखिए शिक्षक, ये तो हो गया ना शिक्षक केंद्रित राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। शिक्षक का ख्याल नहीं रखना है दोस्त, बच्चों का ख्याल। ABC हमारा D नंबर उत्तर। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, तो शिक्षक वाला विकल्प कहाँ चुन रहे हैं। शिक्षक के लिए आसान बनाता है, ऐसी बातें कभी सही नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, EVS के लिए सीखने को मजबूत करने के लिए, यानी सीखने को बढ़ावा देने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, या सीखने के दौरान बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों को प्रश्नों से जोड़ रहे हैं। जैसे चिड़ियाघर ले जाने से पहले की बातें, या के दौरान, ड्यूरिंग। तो बिफोर और ड्यूरिंग ये जाता है फॉर में, के लिए में, ठीक। और बाद की घटना, जैसे चिड़ियाघर घुमा के लेते आए, अब क्रिस्टीना नामक शिक्षिका जो है ना बातचीत कर रही है, घुमा के लाने के बाद, भ्रमण के बाद, तो ऑफ लर्निंग बोले तो सीखने का या के या की आकलन,
तो ये गलत। वही समेटिव वाला योगात्मक, और ये है फॉर्मेटिव रचनात्मक। एज लर्निंग सीखने के रूप में आकलन। तो देखें, सीखने के रूप में आकलन ये होता है स्वक्रियाशीलता, और स्वक्रियाशीलता सीखने के रूप में आकलन खास तौर पे बड़े बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन दमदार होता है। बड़े बच्चों के लिए यहाँ हमारा उत्तर सी नंबर भी हो सकता है, 1 नंबर भी, बट आगे चर्चा करते हैं। अनौपचारिक सीखने पर, इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक, तो आप अधिगम के लिए आकलन जाइए ना, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन अनौपचारिक ढंग के साथ साथ औपचारिक भी तो होना चाहिए, ऑथेंटिक। नॉन फॉर्मल के साथ, इनफॉर्मल के साथ फॉर्मल भी होना चाहिए। बोले तो जैसे बित्ता, 1 बित्ता, 1 डेग, 20 डेग गिन लिए, 1 कट्ठा जमीन, सूता से एकदम बाल इतना बड़ा हो गया। तो ये सब अनौपचारिक विधियां हैं। और औपचारिक विधि विश्वसनीय, ऑथेंटिक, स्टैंडर्ड, जैसे स्केल से मापना, सिक्कड़ से मापना, जैसे स्केल, पैमाना वगैरह, मीटर से, इंची टेप से मापना, ये सभी विश्वसनीय, मानक या औपचारिक ढंग से मापन है। चलिए साहब, देखिए यहाँ पर हमारा 1 नंबर उत्तर होगा। क्यों होगा? ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए बच्चे को सिखाया जा रहा है टीचरों के द्वारा, तो शिक्षक फॉर लर्निंग करेगा ना। ये स्वतंत्र रूप में सीखना हुआ सी नंबर, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। तो ये स्वक्रियाशीलता, खुद ब खुद करना। पूछता बच्चे बेहतरीन ढंग से सीखते हैं, सीखेंगे कैसे? तब होता हमारा उत्तर सीखने के रूप में आकलन। यहाँ कहता है सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? टीचर का ध्यान। तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या उपयोग कर रहा है? रूब्रिक्स का उपयोग करता है। रूब्रिक्स का उपयोग माने तात्क्षणिक रूप में तुरंत ही रिजल्ट देना है, तो रूब्रिक्स का उपयोग करेंगे। और उपाख्यान अभिलेख जो होता है, दृष्टांत अभिलेख, एनेक्डोटल, वो किसी छोटी घटना, कोई घटना के बारे में लिखने की, घटना का विवरणात्मक विवरण का सारांश होता है। अक्सर जो है ना, ऐसे में उपाख्यान अभिलेख का उपयोग किया जाता है। और उपाख्यान जो एनेक्डोटल होता है उसका उपयोग ना कोई व्यक्ति ऐसी कहानी के जब कोई व्यक्ति ऐसी कहानी के बारे में बनाना चाहता है जो सप्ताहांत यानी कि एक सप्ताह का फिक्स्ड पीरियड का लेखा जोखा होगा, फिक्स्ड पीरियड का, है ना, और विद्यालय के बाहर तथा अंदर पूरे सत्र के दौरान लेखा जोखा, तो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट सही गलत कर देना, केवल चेकलिस्ट सही गलत। रूब्रिक्स कहता है विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को, यानी कितना नंबर प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया बच्चे ने, उपलब्धि मानदंड अर्थात अचीवमेंट क्राइटेरिया प्राप्त करना है, तो इसके लिए रूब्रिक्स बेहतरीन होगा। एक प्रश्न और आया हुआ है, बच्चों को तुरंत ही रिजल्ट देना है, तो क्या प्रयोग कीजिएगा? तो रूब्रिक्स का प्रयोग करेंगे साहब। अगला प्रश्न है हमारा, ईवीएस में आत्म आकलन सेल्फ असेसमेंट, क्या सेल्फ असेसमेंट बोले तो सेल्फ असेसमेंट जो हमारा सीखने के लिए आकलन होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। आत्म आकलन ए, असेसमेंट एज लर्निंग,
एज लर्निंग तो इसका मतलब क्या होता है? एक होता है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, इसका हिंदी के रूप में होता है, के रूप में, ये नहीं कि के लिए तो फॉर हो गया, गलत दिया गया था आपके प्रश्न के सेट में। बी नंबर, लर्निंग अबाउट लर्निंग, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, सीखने का आकलन। देखिए ये तो बाद की प्रक्रिया हो गई, जो का के की, सीखने का, अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो आपका पहले की बातें हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग, जैसे शिक्षक महात्मा गांधी पढ़ा रहे हैं चैप्टर, पढ़ाते जो है ना पूछ लिया उन्होंने, तो ये अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन जो होता है सेल्फ असेसमेंट, देख रहे हैं इस प्रश्न में आपको ये नहीं पूछा कि शिक्षकों के लिए कैसे पढ़ाना अनिवार्य होगा, बेहतरीन ढंग से सिखाना बेस्ट होगा, प्रभावशाली होगा, तब हम लेते अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ हो जाएगा अधिगम यानी स्वक्रियाशीलता, अधिगम के रूप में आकलन, बच्चे का खुद से सीखना, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, क्या के रूप में। और 1 नंबर उत्तर हमारा दमदार है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ अच्छा कूटों में दिया गया है, तब तो हमें सीखने के बारे में सीखना, असेसमेंट अबाउट लर्निंग, सही बात हो जाएगा। सी नंबर हमारा उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, उपलब्धि, परिणाम, उसका निर्णय, बोले तो बच्चों ने क्या सीखा, कहीं दोष तो नहीं है शिक्षण विधियों में, तो टीचर को भी पता चलता है, विद्यार्थियों को भी पता चलेगा इस विषय में। और सीखने का आकलन, तब तो बच्चे ऐसे भी सीखेंगे। तो ABCD हमारा सारा उत्तर हो जाएगा। ABCD कहीं नहीं दिया गया है, ACD कह रहा है। देखिए B को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको मजबूरी बस भी 1 नंबर के साथ जाना पड़ेगा। मैंने B नंबर तो अब मौजूद है ही नहीं, B नंबर तो लेना पड़ेगा दोस्त। तो 1 नंबर बचा विकल्प, जी हाँ, रचनात्मक कौशल सीखेंगे। बच्चा क्रियाशीलता, लर्निंग बाय डूइंग सीखेगा, करके सीखेगा, चर्चा में शामिल होगा, अवलोकन करेगा, तभी तो बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होगी। अगला प्रश्न लास्ट, कि EVS का सीखना आधारित है। अब लीजिए, तो स्थानीय से वैश्विक होता है, ये तो गलत हो गया, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त गलत, मूर्त से अमूर्त, जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल, सरल से जटिल, जी हाँ 1 नंबर। क्योंकि आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो है वो कहती है बच्चों को मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, इजी टू कॉम्प्लेक्स, और स्थानीय से वैश्विक, नज़दीक से दूर का सिद्धांत। बच्चों को पहले अड़ोस पड़ोस का, नदी, तालाब, पोखर आदि दिखलाइए, तब न प्रशांत महासागर के बच्चे बारे में सीखेगा वैश्विक चीज़ें। पहले बुखार, सर्दी, खांसी के बारे में बताइए, मातृभाषिक परिवेश से जोड़ते हुए, उनके इर्द गिर्द के परिवेश से जोड़ते हुए, तब न बच्चा कोरोना, कोविड-19 को समझ पाएगा। हाँ, चलिए दोस्त, आई होप अच्छा लगा हुआ होगा आपको हमारा प्रयास। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी मित्रगणों को सादर नमन।